तीन महत्वपूर्ण कारण बताना चाहूंगा मैडम, जिसके चलते ये बिल को आज मैं और मुझे लगता है समस्त विपक्ष अपोज करता है। पहला कि ये बिल पूरी तरीके से इलीगल है, गैर कानूनी है, और वो इसलिए है क्योंकि यू कैन नॉट रिवर्स अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट विदाउट चेंजिंग द वेरी बेसिस ऑफ इट। यानी कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटना है तो सुप्रीम कोर्ट जिस फैसले को देते हुए जिस आधार को रेफर करता है, आपको उस आधार को बदलना पड़ेगा। आप सीधा फैसला नहीं पलट सकते। लेकिन इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मूलभूत भावना को इस बिल के माध्यम से चोट पहुंचाने की कोशिश करी है और निष्पक्षता को चुनाव आयोग की भंग किया है। दूसरी कारण क्यों यह बिल गैर का, इसलिए क्योंकि यह बिल बेसिक स्ट्रक्चर, मेरा माइक चला गया, क्योंकि यह बिल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है निष्पक्ष चुनाव और डेमोक्रेसी। अगर बायस्ड इलेक्शन कमीशन होगा तो चुनाव भी बायस्ड होगा। अगर गैर निष्पक्ष तरीके से चुनाव आयोग चुना जाएगा तो हिंदुस्तान में चुनाव भी गैर निष्पक्ष तरीके से होंगे। इसीलिए यह बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को भी पूरी तरीके से वायलेट करता है। मैं आगे बताना चाहूंगा कि दूसरा महत्वपूर्ण कारण क्यों यह बिल एक प्रकार से सरकार के हाथ में चुनाव आयोग का पूरा नियंत्रण दे देता है। Why is the selection committee biased in the favor of the government? सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3 मेंबरी समिति होगी जो तय करेगी कि चुनाव आयोग में कौन कौन बैठेगा, प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निकाल बाहर कर एक कैबिनेट मिनिस्टर को इसमें डालकर पूरा नियंत्रण सिलेक्शन समिति का इन लोगों ने बिगाड़ दिया, जिसके चलते आज इस समिति में सरकार के पास 2 वोट हैं। 2:1 से सारे फैसले मेजॉरिटी से सरकार ले सकती है। इसमें सर्वसम्मति से फैसला नहीं लेना, यूनानिमिटी से फैसला नहीं लेना। सरकार चाहे तो 2:1 से कोई भी फैसला ले सकती है। यानी कि सारा नियंत्रण कौन मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, कौन चुनाव आयुक्त होंगे, यह सरकार के हाथ में आ जाता है। और यह एक ऐसी व्यवस्था बनाता है कि एक पार्टी मैन, एक यस मैन चुनाव आयुक्त बन सकता है। वो दिन भी दूर नहीं कि चाहे भाजपा अगर कल तो संबित पात्रा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना सकती है मैडम, और 2:1 के रेशियो से संबित पात्रा देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकते हैं। आप सोचिए कि ये कितना खतरनाक होगा अगर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए। मैं आगे चलता हूं। पैरा 9 इस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का कहता है, द एग्जीक्यूटिव अलोन बीइंग इन्वॉल्व्ड इन द अपॉइंटमेंट एंश्योर्स दैट द कमीशन becomes and remains a partisan body and the branch of the executive. The independence of the commission is intimately interlinked with the process of appointment. यानी कि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि चयन का जो पूरा प्रोसेस है वो पूरी तरीके से इलेक्शंस कैसे होंगे, फ्री होंगे कि फेयर होंगे, वो तय करता है। मैं आगे चलता हूं, 14 मिनट है मैडम, अभी तो 6 मिनट बाकी हैं। सुप्रीम कोर्ट आगे अपने पैरा 186 में हाईलाइट करते हुए कहता है, अ पर्सन who is weak kneed before the powers that be cannot be appointed as the election commissioner. A person who is in a state of obligation or feels indebted to the person who has appointed him fails the nation and can have no place in the conduct of elections, forming the very foundation of our democracy. An independent person cannot be biased. It is important that the appointment must be overshadowed even by a perception that a yes man will decide the fate of the democracy and all its promises. यानी कि केवल निष्पक्ष चयन ही होना जरूरी नहीं है, निष्पक्ष चयन जनता को नजर आना भी जरूरी है। इट मस्ट नॉट ओनली बी डन, इट मस्ट बी सीन टू बी डन। ये सुप्रीम कोर्ट बात कहता है। मैं आगे चलता हूं। तीसरा कारण कि क्यों हम इस बिल को अपोज कर रहे हैं वो है कि ये जो प्रपोज्ड सिलेक्शन कमिटी है इसमें कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है। चेक्स एंड बैलेंसेस इसलिए नहीं है क्योंकि सारे फैसले तो सरकार के पक्ष में होंगे, 2 मंत्री सरकार के उसमें बैठे हैं, एलओपी को मात्र फॉर्मेलिटी के लिए इसमें बिठाया गया है, तो एक प्रकार का फिक्स्ड मैच इसमें नजर आता है। अब आप भी सोचिए, 3 मेंबरी समिति है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, मान लेते हैं हमारे सदन के लीडर ऑफ ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे जी उसके सदस्य हैं, और 3rd मेंबर अर्जुन मेघवाल जी कानून मंत्री यहां बैठे हैं वो हैं। अब इनकी बैठक चल रही है, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं रमेश नाम के शख्स को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना चाहता हूं। खड़गे साहब कहते हैं कि मैं रमेश को नहीं सुरेश को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना चाहता हूं। क्या अर्जुन मेघवाल जी जो इसी सरकार के कानून मंत्री हैं वो प्रधानमंत्री जी को ये कह सकते हैं कि नहीं 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 प्रधानमंत्री जी रमेश ठीक नहीं है, खड़गे साहब ने जिसको नॉमिनेट किया है सुरेश, मैं भी उसी के हक में वोट देता हूं, उसका चयन हो, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने? ये तो हो ही नहीं सकता। तो जो सरकार चाहेगी वही होगा। तो एक प्रकार से निष्पक्षता और स्वतंत्रता चीफ इलेक्शन कमिश्नर की खत्म करने का काम ये करती है। हमने एक
बचपन में एक मुहावरा सुना था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये पूरी तरीके से इस बिल में सिद्ध होता है कि लाठी भी इनकी, तो फिर इस कानून के माध्यम से भैंस भी इनकी। मैं आपको एक और उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। मान लीजिए भारत और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच हो रहा है। उस क्रिकेट मैच में अंपायर कौन होगा, वो एक 3 मेंबर की समिति तय करेगी जो मैच कराएगी। वो 3 मेंबर की समिति में एक ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन पैट कमिंस होंगे, दूसरे ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध प्लेयर डेविड वार्नर होंगे, और थर्ड भारत के कप्तान रोहित शर्मा होंगे। अब ये 3 मेंबरी समिति अगर किसी अंपायर को चुनेगी तो वो अंपायर तो हमेशा ही ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा, क्योंकि 2-1 की बहुमत ऑस्ट्रेलिया के साथ है। तो क्या निष्पक्ष मैच हो सकता है? क्या इंडिया इंडिपेंडेंट मैच खेल सकती है? ऐसा ही कुछ इस चुनाव आयोग के गठन से, इस बिल के आने के बाद इस देश में होने जा रहा है। मैं आगे चलता हूं मैडम, मैं आगे चलता हूं, मुझे बोलने दीजिए। इसका माध्यम, मैडम मुझे बोलने दीजिए, मुझे डिस्टर्ब ना करें। यह बिल 3 की टेस्ट पे फेल होता है। द टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, द टेस्ट ऑफ न्यूट्रलिटी एंड द टेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। यह हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल इंपेरेटिव है कि देश में चुनाव आयोग निष्पक्ष हो, ताकि चुनाव निष्पक्ष हो। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं होगा तो चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे और लोगों की आस्था इस लोकतंत्र से डगमगा जाएगी।